बच्चों, आज हम रासायनिक ऊष्मागतिकी के अंतर्गत हेंस के स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम पढ़ेंगे। हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम। इसको हेंस ने 1840 में दिया था। इसको 1840 में हेंस ने दिया था। इनके अनुसार यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया दो या दो से अधिक विधियों द्वारा एक या एक से अधिक पदों में कराई जाए तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न जो ऊष्मा होगी या अवशोषित ऊष्मा की मात्रा जो होगी वो समान होगी। ठीक है, इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे ए कोई रासायनिक अभिक्रिया है, वो कई पदों के माध्यम से, जैसे ए से बी, कई विधियों के माध्यम से ए से बी, बी से सी और सी से जेड में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है, और डायरेक्ट ए से जेड में परिवर्तित हो रही है। यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, दो विधियां हैं। एक रासायनिक अभिक्रिया कई विधियों द्वारा जेड में परिवर्तित हो रही है, पहले ए से बी, बी से सी, फिर सी से जेड, और एक विधि डायरेक्ट ए से जेड में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो इसमें जो उत्पन्न ऊष्मा जो होती है और अवशोषित ऊष्मा जो होती है वह बराबर होती है। ये हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम है। इसकी ऊष्मा माइनस Q2 और ये अपन मान लेते हैं Q, इसको Q1 मान लेते हैं, इसको Q2। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि Q1 और Q2 की जो ऊष्मा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है, मतलब दोनों बराबर होती है। Q1 बराबर Q2 होता है। सीधे परिवर्तन हम कर रहे हैं, सीधे परिवर्तन हम ए से क्या कर रहे हैं, जेड में, ए से क्या कर रहे हैं, जेड में परिवर्तन कर रहे हैं, जिसमें Q1 कैलोरी ऊर्जा क्या हो रही है, निकल रही है। इसमें फिर ए से बी कई पदों में परिवर्तन कर रहे हैं, कई पदों में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे ए से बी, इसमें हमको Q1 ऊष्मा अवशोषित हो रही है, Q1 कैलोरी। उसी प्रकार B से C बनने में Q2 कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। उसी प्रकार C से जेड में इसको हम मान लेते हैं Q3 कैलोरी। ठीक है, तो ये कई पदों में कंप्लीट हो रही है, मतलब ए से बी, बी से सी, सी से जेड, और डायरेक्ट क्या हो रहा है, ए से जेड में परिवर्तित हो रहा है। तो ये दोनों विधियों द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा होगी वो बराबर होगा, अवशोषित और उत्सर्जित जो ऊष्मा होगी क्या होगी, बराबर होगी। हम कह सकते हैं, जैसे इसको हम Q2 माने, पूरी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 को हम Q2 माने, और ये आपका Q1 है, तो Q1 बराबर क्या होगी, Q2 होगी। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक विधियों द्वारा कई पदों में संपन्न होती है, तो उसके द्वारा परिवर्तन जो हो रहा है, कई पदों में जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा दोनों क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, इसे हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम कहा जाता है।
ठीक है, एक बार और देख लीजिए परिभाषा। यदि कोई रासायनिक परिवर्तन दो या दो से अधिक विधियों द्वारा एक या एक से अधिक पदों में किया जाए तो संपूर्ण परिवर्तन में उत्पन्न ऊष्मा अथवा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा क्या होगी? समान होगी। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हम उदाहरण लेते हैं कार्बन। कार्बन को सीधे जलाकर हम कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। इसमें डेल एच का मान आएगा -94.3 किलो कैलोरी। ये हम क्या कर रहे हैं? कार्बन को सीधे जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम डायरेक्ट क्या करें? कार्बन को ऑक्सीजन के साथ कार्बन को जलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित करें, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को फिर जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करें। दो विधियों से परिवर्तन करें। सेकंड में दूसरी विधि, ये पहली विधि हुई, ये दूसरी विधि हुई। दूसरी विधि के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं? कार्बन को हम हाफ O2 के साथ जलाकर कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे हैं। इसमें एंथैल्पी परिवर्तन का मान -26 किलो कैलोरी आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड को, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम हाफ O2 देकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं तो डेल एच का मान लगभग आता है -68 किलो कैलोरी। ठीक, हमने क्या किया? यहाँ पर डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड को हम दो विधियों से बना रहे हैं, है ना। पहले हमने कार्बन को जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है जिससे -26 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उसी प्रकार कार्बन मोनोऑक्साइड को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसमें -68 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है। इन दोनों को जोड़ दें, जोड़ने पर 14 और ये 6 2 8 और 1 9 94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, अपन सीधा जलाएं तो सीधे अभिक्रिया कराएं तो डेल एच का मान -94.0 किलो कैलोरी आती है। तो सीधे हम कार्बन को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं तो -94.3 किलो कैलोरी आता है। और अपन विभिन्न विधियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं तो आपका -94.0 किलो कैलोरी ऊष्मा आती है। इसमें 0.3 का फर्क है जो उतना कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, आगे बढ़ें तो ये तो हो गई हेन्स का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम। इसके बाद देखिए हम हेन्स के नियम की उपयोगिता देख लेते हैं। हेन्स के नियम की उपयोगिता क्या है? हेन्स के नियम की उपयोगिता, क्या उपयोग है हेन्स के नियम की, उसको देख लेते हैं।
तो हेंस के नियम की उपयोगिता, पहला उपयोगिता है बंधन ऊर्जा की गणना में। हम बंधन ऊर्जा की गणना में इसका उपयोग करते हैं। जैसे हमको मीथेन की बंधन ऊर्जा ज्ञात करनी है। मीथेन CH4 इक्वल C प्लस 4H, इसमें हमको इसकी बंधन ऊर्जा की गणना करनी है, अर्थात डेल H बराबर क्या है ना, डेल H हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो आइए गणना करें इसकी। तो दहन ऊष्मा, इसमें हम मीथेन का उदाहरण लिए हैं बंधन ऊर्जा की गणना करने के लिए। दहन ऊष्मा से हमें इसमें हम मेथेन की दहन ऊष्मा देख लेते हैं। मेथेन की दहन ऊष्मा, तो CH4 प्लस मेथेन की दहन ऊष्मा मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया 2O2, ये हो जाएगा आपका क्या, CO2 प्लस 2H2O। और इसके दहन मीथेन का दहन ऊष्मा डेल H बराबर आता है आपका -891 किलो जूल। इसको हम डेल H1 मान लेते हैं, ठीक है, डेल H1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 भी मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, मीथेन की बंधन ऊर्जा की गणना कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आइए ग्रेफाइट, कार्बन, ग्रेफाइट की दहन ऊष्मा, ये तो मीथेन की हो गई है ना। इसके बाद हम देखें ग्रेफाइट अर्थात कार्बन प्लस ग्रेफाइट O2, ये ग्रेफाइट हो गया, यहां लिख लीजिए ग्रेफाइट, ठीक है, ये मीथेन है, ग्रेफाइट C प्लस O2, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इसका डेल H2 एंथैल्पी परिवर्तन का मान -394 किलो जूल होगी। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम हाइड्रोजन की दहन ऊष्मा देख लेते हैं। हाइड्रोजन H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू क्या होगा, H2O। इसमें एंथैल्पी डेल H3, इसको हम डेल H3 मान लेते हैं, इसमें आता है आपका -286 किलो जूल ऊष्मा। ये इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। ये आपकी दहन ऊष्मा हो गई, मीथेन की दहन ऊष्मा CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। इसमें डेल H1 का मान आ रहा है -891 किलो जूल, इसको हमने पहला समीकरण माना। उसी प्रकार से ग्रेफाइट की दहन ऊष्मा देखें तो ये आ रही है, हम इसको डेल H2 मान लेते हैं, बराबर -394 किलो जूल। और हाइड्रोजन की दहन ऊष्मा हम निकालें तो डेल H3 बराबर -286 किलो जूल आ रही है, जो इसको हम थर्ड समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, हम ग्रेफाइट की ऊर्ध्वपातन ऊष्मा देख लेते हैं। ग्रेफाइट की ऊर्ध्वपातन ऊष्मा, ग्रेफाइट
कार्बन प्लस खाली ऊर्ध्वपातन ऊष्मा में ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट होगा इक्वल टू ग्रेफाइट। ऊर्ध्वपातन ऊष्मा ये सॉलिड रहेगा, सॉलिड से क्या हो जाएगा, गैसियस हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो ऊष्मा अवशोषित होगी उसको हम डेल एच, एंथैल्पी जो परिवर्तन होगा डेल एच 4 से अपन इसको दर्शाते हैं, डेल एच 4 कर लेते हैं, और इसमें जो मान आता है कितना आता है, प्लस 714 किलो जूल। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, समीकरण इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार हम H2 हाइड्रोजन की वियोजन ऊर्जा है ना, हाइड्रोजन की वियोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन की वियोजन ऊर्जा अर्थात H2 गैसेस स्टेट में है, इससे आपका क्या हो रहा है, 2H गैसेस स्टेट में। इसको हम, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम मान लेते हैं डेल एच 5, और इसमें जो ऊष्मा अवशोषित होगी वो प्लस 436 किलो जूल। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। ठीक है ना। ठीक, आगे बढ़ें तो इन सभी जो हमको एंथैल्पी टोटल जो मिला हुआ है उसको सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो मीथेन की बंधन ऊर्जा की गणना हो जाएगी। ठीक है, सभी को अपन क्या करें, हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अभिक्रिया CH4, अभिक्रिया जो है CH4 इक्वल C प्लस 4H के लिए है ना, हमको इसकी बंधन ऊर्जा की गणना करनी है। तो क्या हो जाएगा, डेल H बराबर आपका होगा डेल H1 माइनस डेल H2 माइनस डेल H3 जो होगा, तीसरा जो समीकरण है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेल H3, ठीक, प्लस डेल H4, ठीक है, प्लस आपका जो पांचवा समीकरण है, पांचवा समीकरण भी 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 इंटू डेल H5। ठीक है, तो सभी में मान रखें, सभी का मान रखते हैं, डेल H1, डेल H2, डेल H3, डेल H4, डेल H5 हमको मालूम है, सभी का मान रख लेते हैं हम। तो होगा क्या मान, डेल H1 का मान हमने निकाला कितना, माइनस 891 निकाला, माइनस डेल H2 को हमने निकाला माइनस 394, ठीक, माइनस 2 इंटू डेल H3 का मान है माइनस डेल H3 का मान है माइनस 286 किलो जूल। उसी प्रकार से डेल H4 प्लस में है 714 प्लस 2 इंटू डेल H5 का मान है प्लस 436। ठीक है, इतना हमने क्या किया, सभी जगह मान रख लिया। इसके बाद आइए इसको हम हल करें तो आएगा क्या,
माइनस 891, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये 394, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा और ये 2 से गुणा होगा। 2 से गुणा होने पर 286 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आता है 572 आएगा, गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। प्लस 714 प्लस 436 का डबल, 436 का हम डबल करेंगे तो आएगा 872 आएगा, ठीक है ना। इन सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को जोड़ लीजिए और जोड़कर, है ना, इनके साथ हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ने के बाद इनके साथ घटाने से आपका आंसर आता है 1661 किलो जूल ऊर्जा, 1661 किलो जूल ऊर्जा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए मीथेन में 4 बंध है ना। मीथेन का हम स्ट्रक्चर देखें तो मीथेन में कितना बंध है, 4 बंध होता है। मीथेन में CH4, मीथेन में 4 बंध होता है, 4 बंध होते हैं। कैसे, इसका स्ट्रक्चर देखें तो C कार्बन से इस प्रकार से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको जो हमारा 1661 किलो जूल आया है डेल एच का मान, उसको हम क्या करेंगे, इसलिए हम 1/4 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 1661 को, ठीक। तो इस 4 से हम 1661 को काटेंगे तो लगभग आता है ये 415, काट के देखिए आप, 415.25 किलो जूल ऊर्जा होगी। तो इस प्रकार से हम मीथेन में हम बंधन ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, ठीक है, समझ आया ये। इसी प्रकार हम दूसरे अणु की हम बंधन ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, जैसे हमने मीथेन का किया वैसे ही दूसरे अणु की बंधन ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। हम हेंस के नियम, हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन नियम की उपयोगिता देख रहे हैं। तो उपयोगिता में मैंने पहला बताया बंधन ऊर्जा की गणना। तो बंधन ऊर्जा की गणना में हमने देखा मीथेन के अणु के बंधन ऊर्जा की गणना। उसी प्रकार और क्या उपयोग हैं, तो अपर रूपों की संक्रमण ऊष्मा की गणना करने में भी इसका उपयोग होता है। उसी प्रकार संभवन ऊष्मा ज्ञात करने में भी इसका उपयोग होता है ना। संभवन ऊष्मा निकालने के लिए हम हेंस के नियम का उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार से दहन ऊष्मा की भी गणना इसके माध्यम से की जा सकती है। और उसी प्रकार से आयनिक ठोसों के जालक ऊर्जा के परिकलन में भी इसका उपयोग करते हैं। और भोजन तथा ईंधन के कैलोरीफिक मान के परिकलन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो ये समझ आया आपको हेंस का ऊष्मा संकलन का नियम और इसके उपयोग क्या क्या हैं। ठीक, तो आज हमने क्या देखा, हेंस का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम और इसकी उपयोगिता। तो इस प्रकार से आज इतना काफ़ी है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो धन्यवाद।